भारतीय पाषाण युग की शुरुआत, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन स्टोन एज। भारतीय पाषाण युग की शुरुआत, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन स्टोन एज। आज मैं वैसे भी क्लास कैंसिल करने के मूड में था बहुत ज़्यादा, पर कमिटमेंट दे दिया था तो दे दिया था। क्लास कैंसिल करना ठीक बात भी नहीं है बार बार। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया था कल की क्लास में? वेदर चेंजेस की कंडीशन की वजह से कितना कुछ पृथ्वी में बदलाव आया। जब हम अर्थ की बात करते हैं और अर्थ के समय की बात करते हैं तो उसमें पृथ्वी में जो लगातार मौसम बदले, उन बदलते मौसमों को एक खास टाइम दिया गया। तो हमने 5-6 पॉइंट्स लिखे थे, जैसे प्राइमरी समय था जिसको पेलियोजोइक कहा था। उसके बाद में आता है मीजोजोइक, मीजोजोइक के बाद सीनोजोइक, सीनोजोइक के अंदर कुछ कुल मिला के 7 सतह आती हैं, 7 लेयर आती हैं, जिसमें से आखिरी 2 लेयर्स इंपॉर्टेंट होती हैं। दैट मीन्स प्लिस्टोसीन एंड होलोसीन। प्लिस्टोसीन और होलोसीन के कितने पार्ट्स डिवाइड किए थे? फिर हमने 5 भाग में पहला था पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। जिसमें से पहला वाला जो था पूरा पाषाण, उसके कितने भाग थे? 3। सबसे ऊपरी भाग को लोअर बोलते हैं, निम्न, और सबसे नीचे वाले को अपर बोलते हैं, उच्च। ठीक है, तो इस तरीके से हमने उसको डिवाइड किया था। तो ये जो डिवीजन था हमने उसको वेदर कंडीशन के हिसाब से पृथ्वी की जो मौसमी बदलाव थे उसके उनके नाम से भी देखा। किस तरीके से टूल्स में बदलाव आए थे वो भी पढ़ लिया था हमने। हथियारों में जो औजार थे वो समय के साथ साथ बदल रहे थे। जैसे पहले पेबल कोर था, उसके बाद हैंड एक्स बनी, क्लीवर बने, फ्लेक्स का इस्तेमाल हुआ, फिर ब्लेड बनने लगी, फिर माइक्रोलिथ बने, और फिर आखिरी में पॉलिश। हर चीज़ क्या हो गई? पॉलिश्ड हो गई थी। फिर हमने मोड ऑफ सर्वाइवल भी देखा था, किस तरीके से जिंदा रहते थे। हंटिंग गैदरिंग करते रहे, उसके बाद मछली पकड़ना सीखा, उसके बाद में चरवाहे बन गए, और फिर फाइनली फूड ग्रेन आ गया और पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। राइट, डिफरेंस पूरा समझ लिया था हमने पेलियो, मीजो और नियो के बीच में। अब हमें ये समझना है कि सेटलमेंट पैटर्न क्या था लोगों का उस समय। किस समय? एक तो पैलियोलिथिक एज में और दूसरा मीजोलिथिक एज में। तो हम स्टार्ट करेंगे स्टोन एज की, जिसमें बात होगी पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक एज की सेटलमेंट के बारे में। अब सेटलमेंट का मतलब है कि ये जो लोग हैं पैलियोलिथिक एज में जो थे, 2 लाख से 1 साल, 1 लाख साल के बीच के लोग, और 1 लाख से 40,000 साल के बीच के लोग, यानी 1,40,000 साल तक लोगों का सेटलमेंट कैसा बना रहा। आज से 1 लाख साल पहले किस तरीके से वो रहते थे, कहाँ रहते थे, क्यों रहते थे उस जगह पर, वो हमें डिस्कस करना पड़ेगा। तो किसी भी जगह पर रहना हो और आदि मानव को यानी हमारे पूर्वजों को रहना हो तो कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होंगे? सबसे ज़्यादा उस आदि मानव के हाथ में क्या ज़रूरी था? हथियार। हथियार या फिर टूल्स बोलेंगे, औजार बोलेंगे। औजार जो होते थे वो पत्थरों से बनते थे। दैट मीन्स उस स्पेशल क्वालिटी के पत्थर का होना उस जगह ज़रूरी है, और वही लोग उसी पत्थर के आसपास रहेंगे। तो वो जो 2 कॉमन पत्थर थे, उन पत्थरों को बोला जाता था क्वार्ट्जाइट और दूसरा ग्रेफाइट। ओके, ग्रेनाइट, सॉरी ग्रेफाइट नहीं, ग्रेनाइट। ये 2 पत्थर इंपॉर्टेंट थे। तो जहाँ जहाँ भारत में ये पत्थर मिलेंगे, हमारी साइड भी कहाँ पे मिलने वाली है? उसी के आसपास। ओके, तो लिख लीजिए सेटलमेंट पैटर्न ऑफ पैलियोलिथिक एंड, या सिर्फ पैलियोलिथिक की बात करेंगे हम। पैलियोलिथिक सेटलमेंट, महापाषाण बस्तियाँ, महापाषाण नहीं बोलते, सॉरी क्या बोलते हैं उसको? पूरा पाषाण, पूरा पाषाण बस्तियाँ, पैलियोलिथिक सेटलमेंट। एरिया विल बी प्रिफर्ड बाय रिसोर्सेज, क्षेत्र संसाधनों पर निर्भर करेंगे। एरिया विल बी डिपेंडेंट ऑन रिसोर्सेज, क्षेत्र संसाधनों पर निर्भर करेंगे। फर्स्ट विल बी, चलो पॉइंट्स लिखना शुरू कर दो। अभी तो हम बेसिक लिख रहे हैं, फिर मैं डिक्टेशन करवाऊंगा। तो पहला स्रोत क्या चाहिए? औजार, सबसे पहला। और टूल्स के लिए पत्थर चाहिए, और पत्थर के लिए ऐसा क्षेत्र चाहिए जहां वो पत्थर मिलते हों। तो 2 पत्थरों के पीछे हम लोग पढ़ते थे, एक था क्वार्ट्जाइट और दूसरा था ग्रेनाइट। एक क्वार्ट्जाइट और दूसरा ग्रेनाइट। भारत में ये कहाँ कहाँ मिलेंगे नॉर्मली?
खदानें तो बनेंगी नहीं जो खोद खोद के निकालेंगे, डायरेक्ट ऊपर ऊपर चाहिए हमको ये, एक क्वार्ट्जाइट और एक ग्रेनाइट। तो ये कहाँ कहाँ मिलते हैं उसका पूरा एक डिटेल यहाँ साइड सामने ही लिख लो। शिवालिक पहाड़ियाँ, पहाड़ों पे ही मिलेंगे आपको ज़्यादातर, पत्थर कहाँ मिलते हैं, पहाड़ों पे मिलते हैं। तो पहला लिखिए शिवालिक एरिया, शिवालिक क्षेत्र। दूसरा, ये काम करते हैं ना, इसको थोड़ा सा नक्शे के हिसाब से काम करते हैं आज अपन। इंडिया मैप बना लेना जैसे तैसे। ठीक है, सबसे पहले कौन सा क्षेत्र लिखा जहाँ पे पत्थर मिलते हैं, ग्रेफाइट या फिर ग्रेनाइट या फिर क्वार्ट्जाइट। एक तो शिवालिक रेंज हो गई, मतलब आपको यहाँ पे मिलेंगे। शिवालिक का मतलब क्या होता है, हिमालय के चरण पर। ओके, हिमालय तो यहाँ तक भी है, नेपाल में आ जाता है, लेकिन हिमालय का जो शुरुआत होती है वो शुरुआत को क्या कहते हैं हम, शिवालिक। तो वहाँ पे जो आपको पत्थर मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे, क्वार्ट्जाइट और ग्रेनाइट। और कहाँ मिल सकते हैं, दूसरा ये क्षेत्र कौन सा होगा, विंध्याचल। ठीक है, तो ये क्षेत्र में लिख लीजिएगा विंध्याचल, जिसके बीचों बीच भोपाल आता है और ये सोन वैली तक जाता है। ठीक है, विंध्याचल होगा। विंध्याचल के अलावा ये बताओ ये क्या रहेगा, अरावली। अरावली एरिया आ गया, अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली के बाद ये दक्कन, दक्कन के पठार, डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन के पठार। ओके, और कुछ हद तक उत्तराखंड का क्षेत्र। नॉर्मली घूमते फिरते अगर क्वार्ट्जाइट और ग्रेनाइट चाहिए तो कहाँ मिलेगा, डेक्कन में, विंध्याचल में, अरावली में, उत्तराखंड के क्षेत्र में और शिवालिक की पहाड़ियों में। ओके, अब हमको थोड़ा सा कोर स्टडी करनी हो तो दो चार चीज़ें हमको और लिखनी पड़ेंगी कि कौन सी मेजर साइट्स कौन सी हैं पैलियोलिथिक एज की। तो यहाँ पे लिख लीजिए, ये जो एक एरिया रहेगा, इस एरिया को बोला जाता है पोटवार पठार, पोटवार प्लेट्यू। ठीक है, शिवालिक के पोटवार पठार ऐसे बोले जाता है इसको। तो पोटवार पठार पे मेन साइट मिल जाएंगी आपको पैलियोलिथिक एज की। ठीक है, पोटवार प्लेट्यू कहाँ कहाँ आएगा, जम्मू कश्मीर में मिलेगा थोड़ा सा और उत्तराखंड में पूरा। इसके बाद में और साइट्स अगर हम देखना चाहें तो राजस्थान में एक क्षेत्र मिलेगा। देखो हमेशा याद रखना, पहाड़ के ऊपर नहीं बैठे रहेंगे लोग, पहाड़ के इस तरफ, पहाड़ के इस क्षेत्र में, इस तरफ यहाँ पे लोगों की बस्ती बनती थी। पहाड़ के ऊपर बैठ के करेंगे क्या। ओके, इसीलिए तो मैंने बोला शिवालिक पे रहते थे, मतलब हिमालय पे जाके नहीं रहते थे जहाँ ख़त्म होता था, क्योंकि सपाट मैदान में कोई काम नहीं था, पत्थर मिलेंगे नहीं तो ना, और सपाट मैदान से खतरा भी होता था डायरेक्ट शिकार होने का। ओके, दूर अगर कोई टाइगर हो, लायन हो, तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। ना तो इंसान घने जंगल में रहने वाला है और ना बिल्कुल मैदान में रहने वाला है, वो ऐसी जगह रहने वाला है जहाँ उसके शिकार होने का खतरा कम हो और उसे पत्थर भी मिल जाए, उसको खाना भी मिल जाए, उसको पानी भी मिल जाए। तो पानी कहाँ मिलता है, झरने जहाँ होते हैं। तो झरने कहाँ मिलते हैं, आप किस पहाड़ के कोने में देखोगे तो ही वहाँ झरना मिलेगा। तो एरिया इन लोगों के ऐसे बटे हुए रहते थे। ठीक, इस तरफ नहीं मिलेगा आपको कुछ भी, या मिलेंगी साइट्स तो बहुत कम मिलेंगी आसाम में। क्यों मिलेंगी कम, बरसात भयंकर होती है, तो इतनी बारिश में कोई परमानेंटली तो रह नहीं पाएगा। फिर भी साइट्स मिलेंगी एक दो, लेकिन सबसे ज़्यादा साइट्स जो हमने ये 3-4 चीज़ें बनाई हैं यहाँ मिलने वाली है। इस तरफ एक आता है डीडवाना, राजस्थान। इस तरफ आती है सोन वैली, सोन घाटी।
दैट इज़ इन मिर्ज़ापुर क्षेत्र में, मिर्ज़ापुर। एक जगह यहाँ भी है जहाँ काफ़ी मिला है, इसको हिरन क्षेत्र कहते हैं, हिरन वैली, हिरन घाटी, गुजरात। ये तो मोस्ट फेवरेट था, होशंगाबाद, भीमबेटका, आदमगढ़, तो इतने सारे एरिया में बटे हुए हैं। इस तरफ हम देखेंगे तो इस रीजन में मिलेगा तुंगभद्रा नदी के पास, और थोड़ा बहुत एरिया ओडिशा में, थोड़ा बहुत एरिया ओडिशा के आसपास। ये थे एरिया इनके कुल मिला के। और ये एरिया हमने किस तरीके से देखे, पत्थरों के तरीके से, टूल्स। यहाँ नॉर्मली ये दो पत्थर इन जगहों पर मिलेंगे और सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए कि पहाड़ पे नहीं रहेंगे, ना जंगलों में रहेंगे, ना मैदानों में रहेंगे, इन सब के बीच में रहेंगे, ताकि पानी भी मिले, खाना भी मिले, शिकार से भी बच जाएं, शिकार भी कर पाएँ और पत्थर भी मिल जाए हथियार बनाने के लिए। तो ये एरिया प्रोबेबली होता था। मैंने आपको बताया था ना, हम हर लेक्चर में कुछ ना कुछ स्पॉट्स देखते रहेंगे कि कहाँ कहाँ मिलेंगे शुरुआती मानव, जो मानव बने। दूसरी चीज़ क्या रहेगी टूल्स के बाद में, अगला इम्पॉर्टेंट आता है, अगला सोर्स कौन सा चाहिए, खाना, फूड। ठीक है, खाना कहाँ मिलेगा, जंगलों में। घने जंगलों में खाना ढूंढने गए तो खुद भी खाना बन सकते हैं, तो घने जंगलों में तो नहीं रह सकते। कम घने जंगल या ऐसे घने जंगल जहाँ पर कोई बड़ा शिकारी ना रहे। ओके, तो ये हो सकता है। थोड़ा नीचे रहते थे, मतलब पहाड़ी के ऊपर नहीं, थोड़ा नीचे साइड में, क्योंकि पहाड़ी के ऊपर ज़्यादा जानवर रहेंगे, शिकारी और शिकार दोनों रहेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती थी वाटर, पानी चाहिए, जल। तो पुराना मानव जहाँ भी रहेगा वो तीन चीज़ें जहाँ होंगी वहाँ रहेगा, हथियार बनाने के लिए पत्थर, खाना और जल। ठीक है, इजीली अवेलेबल हो, मतलब आपको प्राचीन मानव कहाँ मिल सकते हैं, नर्मदा घाटी में, नर्मदा नदी पे मिला हथनौरा। ठीक है, तापी नदी निकलती है वहाँ। पानी चाहिए तो झीलों के पास मिल सकता है, नदियों के पास मिल सकता है, प्राचीन पुंड या तालाब जो रहे हों वहाँ के आसपास मिल सकता है। ओके, तो वाटर जहाँ होगा वहाँ मिलेंगे, खाना ज़्यादा जहाँ होगा वहाँ मिलेंगे, और पत्थर ज़्यादा जहाँ होंगे वहाँ मिलेंगे। ये था। ठीक है, और इन सब के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल जो जगह थी वो थी मध्य प्रदेश। सब मिलता, शिकारी भी कम थे, नदियाँ भी हैं, कम जंगल भी है, पत्थर भी खूब हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जगह हो जाती थी पैलियोलिथिक इंसानों के लिए उस वक्त। ठीक है, नॉर्थ में ध्यान रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट में कम रहेंगे। किसकी वजह से, बारिश की वजह से, बारिश बहुत ज़्यादा होगी इसलिए यहाँ पे कम साइट्स मिलेंगी। क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको साइट्स पे ज़्यादा बल नहीं देना है, बजाय आपको ज़्यादा फोर्स देना होगा रीजन पर, और उस रीजन पर बल देने के बाद ये तीन चीज़ें समझानी होंगी। लोग गलती क्या करते हैं, साइट लिख कर आ जाते हैं, और किसी को कोई टिपिकल साइट पता होती है वो टिपिकल साइट लिख के आ जाता है, और तो एग्जामिनर को फिर पेज पलटाने पड़ते हैं या नेट पे देखना पड़ता है कि ये सही बोल रहा है या गलत, उसमें वो आधे में ही चिढ़ जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा ज्ञानी बनना भी समझदारी का काम नहीं रहेगा। आप साइटों पे बल क्यों दे रहे हो, हाँ दो, डीडवाना याद रखो, पोर्टवार प्लेट्यू याद रखो, ये तो याद ही रहेगा, मध्य प्रदेश में हो तो विंध्याचल वाला क्षेत्र, सतपुड़ा का क्षेत्र, हिरन वैली तुंगभद्रा नदी के आसपास, सोन वैली जो ऊपर आ जाती है विंध्याचल के ऊपर, फिर सोन नदी जाके किससे जुड़ती है, गंगा से जुड़ जाती है। इतना सफिशिएंट रहता है। इतनी डेटा आपने ऊपरी ऊपरी दे दिया तो वो उसको भी पता होगा कि बिल्कुल सही बोल रहा है।
नहीं, कुछ खोज के अचानक से एक नया नाम लेके आंसर में डाल दिया तो वो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, उसका ध्यान रखिएगा। मतलब साइड पे ज़्यादा बल नहीं देना है, कहाँ ज़्यादा फोर्स देना है आपको, रीजन पर, क्षेत्र पर। क्षेत्र को बताओ, फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है उसके बारे में बात करो तो नंबर मिलते हैं उसमें। पैलियोलिथिक सेटलमेंट पे क्वेश्चन आता है तो। अब राइटिंग वर्क शुरू कीजिए। द आर्कियोलॉजिस्ट हैव आइडेंटिफाइड द साइट्स ऑफ पैलियोलिथिक पीपल। पुरातात्विक शास्त्रियों ने पूरा पाषाण साइटों की खोज की या पूरा पाषाण स्थलों की खोज की। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आइडेंटिफाइड साइट्स ऑफ पैलियोलिथिक पीपल। पूरा पाषाण लोगों के स्थलों की खोज की ऑन द बेसिस ऑफ पैलियोलिथिक टूल्स। पूरा पाषाण औजारों की सहायता से। ऑन द बेसिस ऑफ पैलियोलिथिक टूल्स, पूरा पाषाण औजारों के आधार पर, कॉमा, ऑल्दो, हालांकि, these tools have been found in almost all part of subcontinent। यह औजार प्रायद्वीप के लगभग हर भाग में मिले हैं। These tools have been found in almost all parts of subcontinent। यह औजार प्रायद्वीप भारत के सभी भाग में मिले हैं, एक्सेप्ट प्लेन एरियाज, बजाय मैदानी क्षेत्र में, बजाय मैदानी क्षेत्रों के। एक्सेप्ट प्लेन एरियाज, बजाय मैदानी क्षेत्रों के, फुल स्टॉप। ऑल्दो सम एक्सेप्शनल केसेस आर देयर। हालांकि कुछ मामले ऐसे हैं। ऑल्दो सम एक्सेप्शनल केसेस आर देयर। हालांकि कुछ ऐसे मामले हैं विच आर इन प्लेन्स, जो मैदानों में हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण, कल्पी यूपी अ गंगा वैली। कल्पी यूपी में जो गंगा घाटी है, कल्पी यूपी इन गंगा वैली। कल्पी यूपी जो गंगा घाटी है, कल्पी यूपी को अंडरलाइन कर लीजिए, ब्रैकेट में लिखिए पैलियोलिथिक साइट, पूरा पाषाण साइट है। पैलियोलिथिक साइट, पूरा पाषाण साइट है, फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज। Even though it is quite easy to identify certain patches of zones, हालांकि क्षेत्रों के टुकड़ों को पहचानना काफी आसान दिखता है। Even though it is quite easy to identify, हालांकि क्षेत्रों के टुकड़ों को पहचानना काफी आसान है। To identify certain patches of zones where we find concentration of such site, जहां हमें इन स्थलों का घनत्व प्राप्त होता है। Where we find concentration of such sites, जहां हमें इन स्थलों का घनत्व प्राप्त होता है, मतलब ऐसी जगह मिलना बड़ी आसान है जहां थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसी साइटें मिल जाएं, बहुत आसान है ऐसा। Which were suitable for their habitation, जो उनके रहने लायक थी। Which was suitable for their inhabitation, जो उनके रहने लायक थी, full stop। The area which have provided them certain basic requirements, वह क्षेत्र जिससे उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिलने लगीं। The area which have provided them certain basic requirements, वह क्षेत्र जिससे उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिलने लगीं, such as stones for making tools, जैसे औजार बनाने के लिए पत्थर। Such as stones for making tools, औजार के लिए पत्थर। Food resources and water, खाद्य स्रोत और जल। फूड रिसोर्सेज एंड वाटर, खाद्य स्रोत और जल, फुल स्टॉप। नॉर्मली द एरिया वर क्वार्ट्जाइट एंड ग्रेनाइट स्टोन्स, आमतौर पर क्षेत्र क्वार्ट्जाइट और ग्रेनाइट के थे। नॉर्मली द एरिया वर क्वार्ट्जाइट एंड ग्रेनाइट स्टोन्स, आमतौर पर क्षेत्र
क्वार्ट्जाइट और ग्रेनाइट के थे, which have been preferred by them, जो उनके द्वारा उपयोग में आए, which have been preferred by them, जो उनके उपयोग में आए, as it was easy for them for tools making, क्योंकि हथियार बनाना आसान हुआ, जिससे हथियार बनाना आसान हुआ, as it was easy for them for making tools, जिससे हथियार बनाना आसान हुआ, full stop, paragraph change. The early Paleolithic tools were fairly large core tools. शुरुआती पूरा पाषाण हथियार, early Paleolithic tools, शुरुआती पूरा पाषाण हथियार, were fairly large core tools, बड़े कोर औजार थे, were fairly large core tools. कल फोटो दिखाई थी कोर और फ्लेक्स की. कोर यानी पूरा बड़ा पत्थर जिसको तीखा करने की कोशिश कर रहे हैं. तो शुरुआत में पैलियोलिथिक में क्या होता था? शुरुआती पैलियोलिथिक में अर्ली बोला है मैंने, और फॉर्मली बोलना पड़ेगा तो मुझे लोअर पैलियोलिथिक बोलना पड़ेगा, है ना, उल्टा चलता है, इसलिए मैं डायरेक्ट अर्ली बोल देता हूँ. ओके, शुरुआती में कोर टूल मिले. मिड ऑफ क्वार्ट्जाइट एंड ग्रेनाइट स्टोन्स वर कार्व्ड. क्वार्ट्जाइट और ग्रेनाइट के पत्थर बीच में से तोड़े जाते थे. मिड ऑफ क्वार्ट्जाइट एंड ग्रेनाइट स्टोन्स वर कार्व्ड. बीच में से क्वार्ट्जाइट और ग्रेनाइट के पत्थर तोड़े जाते थे. एंड चॉपिंग टूल्स, एक्स एंड क्लीवर वर मेड. एवं छीलने के लिए, काटने के लिए और हथौड़ी बनती थी. इंक्लूडिंग चॉपिंग टूल्स, हैंड एक्स एंड क्लीवर. काटने, फाड़ने और कुल्हाड़ी बनती थी. फुल स्टॉप. द फर्स्ट जोन दैट कुड बी डिस्कस्ड फॉर देयर सेटलमेंट. शुरुआत, सबसे पहला क्षेत्र जो उनका गृह स्थल रहा होगा, द फर्स्ट जोन दैट कुड बी डिस्कस्ड फॉर देयर सेटलमेंट, शुरुआती क्षेत्र जो उनका स्थल रहा होगा, हैव बीन रिसेंटली आइडेंटिफाइड फ्रॉम पोटवार प्लेट्यू. वह हाल ही में पोटवार पठार बताया गया है. हैव बीन रिसेंटली आइडेंटिफाइड एज पोटवार प्लेट्यू, जो हाल ही में पोटवार का पठार बताया गया है. एंड द शिवालिक्स, और शिवालिक भी. एंड द शिवालिक्स, और शिवालिक भी. फुल स्टॉप. द सेकेंड जोन हैज बीन आइडेंटिफाइड इन राजस्थान. दूसरा क्षेत्र बताया गया राजस्थान में. सेकेंड जोन आइडेंटिफाइड इन राजस्थान, मतलब दूसरी जगह जहां ये रहने आए, वो क्या बताया गया? राजस्थान. बाय अरावली रेंज, नियर बाय अरावली रेंज, अरावली पहाड़ियों के करीब. ऊपर जाके नहीं बैठेंगे, साइड साइड में रहेंगे. नियर बाय अरावली रेंज, अरावली पहाड़ी के करीब. डीडवाना इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, जिसमें सबसे प्रसिद्ध डीडवाना है. डीडवाना इज द मोस्ट पॉपुलर, जिसमें सबसे प्रसिद्ध डीडवाना है. फ्रॉम गुजरात इट इज हिरन वैली. गुजरात में हिरन घाटी रही. फ्रॉम गुजरात हिरन वैली, गुजरात में हिरन घाटी रही. बट द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेस फॉर अर्ली पैलियोलिथिक एज, किंतु शुरुआती पूरा पाषाण युग की सबसे महत्वपूर्ण जगह रही. बट द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेस फॉर द अर्ली पैलियोलिथिक एज, किंतु शुरुआती पूरा पाषाण युग की सबसे महत्वपूर्ण जगह रही. विच ऑल्सो कंटिन्यूड इन लेटर पीरियड्स, जो आने वाले समय में भी जारी रहा.
विच ऑल्सो कंटिन्यूड इन लेटर पीरियड्स, दैट मीन्स मिडिल एंड अपर, मध्य और उच्च पूरा पाषाण में भी जारी रहा, मतलब कंटिन्यूएशन पीरियड्स में भी जारी रहा। कुड बी सीन इन द विंध्यांचल रेंज, वह विंध्यांचल क्षेत्र में देखा जा सकता है। कुड बी सीन इन विंध्यांचल रेंज, विंध्यांचल क्षेत्र में देखा जा सकता है। एज इट वॉज मच सूटेबल फॉर हैबिटेशन, क्योंकि रहने के लिए सबसे योग्य था। एज इट वॉज मच मोर गुड या सूटेबल फॉर हैबिटेशन, क्योंकि रहने के लिए ज़्यादा योग्य था। फुल स्टॉप। सच सेटलमेंट कुड बी सीन नियर नर्मदा एंड महानदी, ऐसी बसाहट नर्मदा और महानदी के पास मिली। सच सेटलमेंट कुड बी सीन नियर नर्मदा एंड महानदी, ऐसी बसाहट नर्मदा और महानदी के पास मिली। एंड पॉपुलर साइट्स लाइक, और प्रसिद्ध स्थल जैसे कि, एंड पॉपुलर साइट्स लाइक, और प्रसिद्ध स्थल जैसे कि भीमबेटका, आदमगढ़, प्रसिद्ध स्थल जैसे कि भीमबेटका, आदमगढ़, होशंगाबाद केव्स, और होशंगाबाद गुफाएं, हैव शोन रेगुलर हैबिटेशन ऑफ सच पीपल, ने इन लोगों का लगातार आवास बताया। हैव शोन रेगुलर हैबिटेशन बाय सच पीपल, ने इन लोगों का स्थायी निवास बताया या लगातार निवास रहना बताया। द हिल्स नियर भीमबेटका एंड आदमगढ़, भीमबेटका और आदमगढ़ के पास की पहाड़ियां इज मेड ऑफ क्वार्ट्जाइट स्टोन, क्वार्ट्जाइट पत्थर से बनी है। इज मेड ऑफ क्वार्ट्जाइट स्टोन, क्वार्ट्जाइट पत्थर से बनी है। अब देखो कितना आसान हो गया आंसर लिखना, ज़्यादा टेंशन नहीं लगानी पड़ रही है, ठीक है। एंड रिवर्स लाइक नर्मदा वॉज प्रोवाइडिंग फ्रेश वाटर, और नर्मदा जैसी नदी स्वच्छ पानी दे रही थी। तो एक तरफ पहाड़ी मिल गई क्वार्ट्जाइट की और दूसरी तरफ नदी आ गई। सबसे अच्छी जगह कौन सी बनी इन लोगों के लिए? मध्य प्रदेश, जंगली लोगों का देश मध्य प्रदेश। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज। द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्लियरली शोज, पुरातात्विक सबूत साफ बताते हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्लियरली शोज, पुरातात्विक सबूत साफ बताते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ दोज एनिमल्स, उन जानवरों का मौजूद होना, अवेलेबिलिटी ऑफ दोज एनिमल्स, जानवरों का मौजूद होना, विच कुड बी कंज्यूम्ड बाय देम, जो जिसका लोगों ने शिकार किया, विच वॉज कंज्यूम्ड बाय द पीपल, जिसका लोगों ने स्वाद लिया, मतलब शिकार किया। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जोन फॉर पैलियोलिथिक पीपल वॉज, अगला महत्वपूर्ण क्षेत्र इन लोगों के लिए था। फॉर पैलियोलिथिक पीपल वॉज, इन लोगों के लिए था। वॉज द सदर्न प्लेट्यू, दक्षिणी पठार, इन आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का, यानी डेक्कन, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का। आगे लिखो। द रिवर्स लाइक तुंगभद्रा एंड कृष्णा, तुंगभद्रा और कृष्णा जैसी नदियां फुलफिल्ड द कंडीशन ऑफ दीज पीपल, ने इन लोगों की मांगों को पूरा किया। फुलफिल्ड क्या नहीं लिख पाए, छोड़ दिया। फुलफिल्ड द कंडीशन ऑफ दीज पीपल, इन लोगों की मांग पूरी करी। समझो ना आप, नदियों के पास क्यों रहते हैं? नदियों के बिल्कुल किनारे पे नहीं रहते हैं वो, ठीक है, आसपास 100-200 किलोमीटर, ठीक है।
जैसे आप कहीं जाते हो, जैसे लोनावाला गए कभी? मुंबई नहीं, सेलाना तो गए होंगे। हाँ, सेलाना में एक वो जगह जहाँ झरना है, क्या बोलते हैं उसको? केदारेश्वर। तो आप क्या देखते हो जब आप वहाँ जाते हो? तो पहाड़ियों को देखोगे तो छोटे 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 झरने बारिश के टाइम पे चलते ही रहते हैं। ओके, अब उस ज़माने में बारिश इतनी होती थी कि साल भर चलते थे झरने, क्योंकि पानी का वेटेज ज़्यादा रहता था, पानी अच्छा भी गिरता था, सड़क थी नहीं कि पानी नीचे नहीं जाएगा, ज़मीन सोखेगी नहीं, पूरी सोखती थी और सोखने के बाद पानी पूरा झरने के रूप में निकलता रहता था लगातार। तो उस चीज़ की बात हो रही है, जहाँ छोटे छोटे झरने रहेंगे वहाँ वहाँ पे इनकी बसाहट मिलेगी। लिख लो इसमें आगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा बेलन वैली नियर अहमदाबाद, नियर इलाहाबाद, इलाहाबाद के पास बेलन घाटी, बेलन वैली नियर इलाहाबाद, इलाहाबाद के पास, यानी कहाँ मार्क करें? इलाहाबाद, बेलन घाटी, ये चलेगा। सोन घाटी यहाँ आ गई और इसकी इस तरफ बेलन घाटी। इलाहाबाद इधर ही है ना, प्रयागराज, यूपी। वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट जोन, भी महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा। वॉज इम्पॉर्टेंट जोन, भी महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा। 10 डिस्कस कर लिए हमने बैठे बैठे, 200 पूछते हैं, ठीक। सम साइट्स कुड बी सीन इन ओडिशा, कुछ साइटें, कुछ स्थल ओडिशा में, कॉमा छोटा नागपुर एंड वेस्ट बंगाल, छोटा नागपुर और पश्चिम बंगाल में भी हैं। कुछ याद रखना, ज़्यादा नहीं, कुछ। उड़ीसा, छोटा नागपुर और वेस्ट बंगाल में हैं। बट दीज साइट्स, किंतु यह स्थल, बिकेम प्रोमिनेंट ड्यूरिंग मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक पीरियड, किंतु यह क्षेत्र या स्थल मध्यपाषाण और नवपाषाण में ज़रूरी बने। दैट मीन्स ये पूरा एरिया में भी साइट मिली है, लेकिन वो पैलियोलिथिक की नहीं है। उसके बाद जो आने वाला समय है मीजोलिथिक, वो सब नियोलिथिक, वहाँ पे ये साइटें ज़रूरी हो गई। मतलब लोग किस तरफ शिफ्ट हो गए? इस तरफ शिफ्ट हो गए। ओके, ठीक है, फुल स्टॉप। अगली हेडिंग डालिए। ये हमने सेटलमेंट देख लिया पैलियोलिथिक का, क्लियर अच्छे से। अब बस ऐसे ही टुकड़े टुकड़ों में धीरे धीरे करके सब साइटें कंप्लीट कर देंगे। अब लिखो हेडिंग, इनका जीवन का स्तर कैसा था? तो लिखो पैलियोलिथिक लाइफ वे, पूरा पाषाण में जीवन का तरीका जीवन का तरीका आज से 1 लाख 2 लाख साल पहले लोगों का कैसा था? कैसा होगा? शादी ब्याह, या डायरेक्ट चोटी पकड़ के लड़की को ले जाना? झगड़े होते थे तो बंदूकें तो चलेगी नहीं, पत्थर चलेंगे बड़े बड़े, और जो स्मार्ट होगा वो ब्लेड चलाएगा। ठीक है, ऐसा ही होता होगा। कुछ नहीं होता था। इकोनॉमी ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें लिखने के लिए, एक ही ये चीज़ लिखी हमने बार बार, हंटिंग एंड गैदरिंग। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर क्वेश्चन बन जाए कि पैलियोलिथिक एज में लाइफ वे क्या था, लोगों के रहन सहन का तरीका क्या था, तो आप केवल एक शब्द लिख के नहीं आ सकते। 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो ओके, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने केवल लोगों का जीवन स्तर क्या सिर्फ अर्थव्यवस्था से ही पता लगता है। मतलब अर्थव्यवस्था में क्या होता था? हंटिंग और गैदरिंग, शिकार करना और संग्राहक बनना, बचा के रखना थोड़ा बहुत अपने लिए। वो बोल दिया आपने तो क्या पूरा बता दिया आपने जीवन का तरीका? नहीं बता पाया। तो आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। इकोनॉमिक से काम नहीं चलने वाला, सोसाइटी की पूरी बात करनी पड़ेगी। समाज जो होता था, समाज तो होता भी नहीं था उस वक्त, 2-4 लोग रहते थे, घूमते रहते थे इधर उधर, और सामने 2-4 टकरा जाते तो झगड़ा कर लेते थे। ओके, या साथ में रहने लग जाते थे, कुछ भी हो सकता था। हर एस्पेक्ट को डिस्कवर करना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक्स में हम हंटिंग गैदरिंग लिख सकते हैं, हमें बात करनी पड़ेगी पॉलिटिक्स की भी, राजनीति। बट प्रॉब्लम ये है उस वक्त राजनीति थी ही नहीं, या अगर होगी तो हमें क्या मालूम कि पॉलिटिक्स थी भी, हुआ भी करती थी। लेकिन पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? पॉलिटिक्स कब शुरू होती है? जब भी सबसिस्टेंस से कम से हम ज़्यादा की ओर जाते हैं, सबसिस्टेंस से हम एकदम इनफ की ओर जाते हैं, तब पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है।
राजनीति तभी शुरू होगी ना, राजनीति तो तब होने नहीं वाली जब कुछ है ही नहीं। जब भंडार करना शुरू होगा तब राजनीति शुरू होगी। ओके, तो पुराने समय में राजनीति कैसे चलती होगी? मसल पावर, जो ज़्यादा बलशाली होगा उसकी चलेगी का मतलब क्या? पॉलिटिक्स। ठीक, तो पॉलिटिक्स के बारे में हमें बताना पड़ेगा कि जो मसलमैन होते थे, जो बहुत ही बलशाली होते थे, उनकी चलती थी। ओके, आज ऐसा नहीं है। आज भी देख लो तो किसकी चलती है? आज दो ताकतें होती हैं, आज पैसा और पुलिस। जिसके पास में पैसा है, जिसके पास में सेना है, जिसके पास में पुलिस है, जिसके अंडर में, उसकी चलती है, राइट। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सबसे ताकतवर माना जाता है जिले के अंदर। उसके अंडर में पुलिस भी होती है और उसके अंडर में पैसा भी होता है, रेवेन्यू। इसीलिए एक जगह कभी नहीं रखते कलेक्टर को, हर कुछ साल में निकालना पड़ता है जिले से, नहीं तो वो भी क्या प्रभावशाली हो जाएगा जिले में लोग उसकी सुनने लगेंगे, मानने लगेंगे, प्रभावी व्यक्ति हो जाएगा और कल को सरकार के खिलाफ भी काम कर सकता है। तो सरकार क्या करती है? लगातार ट्रांसफर। जैसे ही आप प्रभावी व्यक्ति बने तुरंत ट्रांसफर, चलो उधर जाओ, नए जगह जाओ, फिर से शुरू करो। वहाँ पे प्रभावी बनोगे, फिर से गायब। आपने ये अनुमान देख लो ना, जब रतलाम में भी जब मेन रोड हाईवे बन रहा था, सब खुदाई हुई थी, तो एक व्यक्ति बड़ा कलेक्टर जो थे वो बड़े प्रभावशाली हो गए थे। प्रभावशाली जैसे हुए, ट्रांसफर, और एक नई महिला को कलेक्टर बनाया गया। ये होता है, जैसे ही अच्छा काम करोगे और थोड़ा नाम कमाओगे ना, आपको नाम कमाने के लिए बहुत सारी जगह दी जाएंगी फिर नहीं। हाँ, और फिर उन लोगों ने वहाँ कंप्लेंट कर दी भोपाल में। नाम भी क्या होता है, लोगों में बहुत प्रभावशीलता। जो लोकल लोग रहते हैं ना, लोकल राजनेता होते हैं, वो प्रभावी रहना चाहते हैं, वो किसी दूसरे को नहीं आने देना चाहते कि कोई नया अधिकारी आके प्रभावशील बने। झगड़े भी होते हैं, हालांकि कोई बड़ी बात नहीं होती है। ट्रेड कॉमर्स था क्या? कुछ नहीं था, ठीक है। बार्टर सिस्टम नहीं था, जो था वो खुद का था या छीन लिया जाता था, बस ये सब चलता था। ओके, हाँ, और क्या हो सकता है, और क्या पता लगाया जा सकता है इनके जीवन जीने के तरीके के बारे में? बॉन्डिंग। अगर ये परिवार तो जैसा कुछ होता नहीं था, तो दो लोगों के बीच में बॉन्डिंग होती थी, तो किस तरीके से बॉन्डिंग होती थी, पहचान कैसे होती थी, इनके बारे में हम कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। स्टेटस ऑफ वुमन क्या था, महिलाओं की स्थिति जो थी वो क्या थी, फैमिली तो थी नहीं, तो वो पता नहीं लगाया जा सकता है। ये सब केवल बातें की जा सकती हैं, क्योंकि ये चीज़ें क्या है, समाज के मूल्य हैं ये। और समाज का मूल्य तब पता चलता है जब लिटरेचर लिखा हो, साहित्य। समाज का मूल्य पुराने समय में कैसा था वो हमें पत्थरों में लिखा हुआ नहीं दिखता है, वो हमने साहित्य से पता चलता है। साहित्य था नहीं, रिटर्न वर्क था नहीं, बोली थी नहीं, भाषा थी नहीं, लिपि थी नहीं, स्क्रिप्चर्स थे नहीं, तो कुछ भी पता नहीं लगाया जा सकता, सब वो दबा हुआ रहेगा, इसीलिए डेड है। ओके, और क्या हो सकता है आंसर में, और देख लेते हैं जो लिखेंगे हम। फिजिकल और मटेरियल लाइफ के बारे में पता लगाया जा सकता है। ओके, देखो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, एक होती है आर्कियोलॉजी और एक होता है लिटरेचर। लिटरेचर हमें समाज के वैल्यू के बारे में बताती है, सोसाइटी के मूल्य के बारे में बताती है, और आर्कियोलॉजी हमें क्या बताती है, मटेरियल, भौतिक जीवन कैसा था। आध्यात्मिक जीवन ये बताता है, यानी समाज में क्या मूल्य थे, कैसे बात करते थे, तौर तरीके क्या थे, शादी होती थी या नहीं होती थी, वो सारी चीज़ें। तो लिटरेचर तो था नहीं, तो हमें पता लग नहीं पाएगा कभी भी, लेकिन जो हमें टुकड़े मिलते हैं पत्थरों के, वो सारी चीज़ें, उससे हमें क्या पता लग जाता है, मटेरियल लाइफ क्या थी इनकी। तो मटेरियलिस्टिक लाइफ के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, या केवल यही बता सकते हैं जो अभी मैंने आपको बोला कि ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये है कंडीशन, तो मैं क्या बोलूँ। ओके, ऐसा लिख सकते हो आप। हाँ, सबसे ज़्यादा जो पता लगाया जा सकता है वो हो सकता है पेंटिंग देखकर, तो वो ज़रूरी है, क्योंकि पेंटिंग में ढोल दिख जाएंगे, कुछ गाय भैंस बकरियां शिकार करते हुए दिख जाएंगे लोग, जो ब्रुइन से बनाते थे या बरियल से बनाते थे, ऐश राख से, वो उसके बारे में बता सकते हो। बट उसको डिस्कस करने के लिए एक अलग ही सब्जेक्ट होता है, एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान। ओके, तो वो उसको स्टडी करना पड़ेगा, तो वो स्टडी हमको नहीं करना है, हमें बस आंसर में लिखना है कि हाँ, पेंटिंग्स में जो भी लिखा हुआ रहता है वो कैसे पता लगाया जा सकता है, एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज से पता लगाया जा सकता है। दैट्स इट। पैराग्राफ लिख लो, एक ही पैराग्राफ है छोटा सा, खत्म हो गया काम अपना। द लाइफ वे ऑफ पैलियोलिथिक पीपल
पूरा पाषाण लोगों के जीवन का तरीका, लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, जो प्रायद्वीप के अलग अलग भाग में थे, लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, जो प्रायद्वीप के भिन्न भाग पर थे, वर बेस्ड ऑन देयर अडेप्टेशन ऑफ द स्पेसिफिक एनवायरमेंट, वह उनके निश्चित पर्यावरण के तालमेल के आधार पर बना। वर बेस्ड ऑन देयर अडेप्टेशन ऑफ द स्पेसिफिक एनवायरमेंट, वह उनके निश्चित पर्यावरण या आसपास के पर्यावरण के आधार पर बना। सब जगह फैले हुए थे, जहां जहां फैले थे वहां वहां पर्यावरण अलग था, और उस पर्यावरण अलग होने के आधार पर उनका खुद का एक जीवन जीने का तरीका बना। ये लिखा है आपने, ओके। हावेवर, हालांकि देयर वर सम बेसिक सिमिलैरिटीज इन द लाइफ ऑफ दीज हंटिंग एंड गैदरर कम्युनिटीज, हालांकि कुछ जीवन में समानताएं जरूर थीं। हावेवर देयर वर सम बेसिक सिमिलैरिटीज इन द लाइफ ऑफ दीज, कुछ समानताएं जरूर थीं इन शिकारी और संग्राहक समुदाय के जीवन में, इन द लाइफ ऑफ दीज हंटिंग एंड गैदरिंग कम्युनिटीज, इन शिकारी और संग्राहक समुदाय के जीवन में। ठीक है, एक दिख रहा है यहां पर जम्मू कश्मीर उत्तराखंड, एक रह रहे हैं यहां राजस्थान में। अलग होंगे, पर्यावरण अलग अलग है, लेकिन अलग होने के बावजूद कुछ समानताएं तो होंगी, कुछ सिमिलैरिटीज होंगी। जैसे आग, खाना पकाने के लिए आग तो दोनों को जलाना पड़ेगा, लेकिन एनवायरनमेंट दोनों का अलग है, यहाँ गर्मी है और यहाँ ठंड है, तो रहन सहन अलग रहेगा। द मटेरियल रिमेन्स ऑफ सच सोसाइटीज, ऐसे समाज के भौतिक सबूत, द मटेरियल रिमेन्स ऑफ सच सोसाइटीज, ऐसे समाज के भौतिक सबूत, डो नॉट टेल अस मच अबाउट देयर लाइफ फेज, उनके जीवन के बारे में ज्यादा नहीं बताते। डो नॉट टेल मच अबाउट देयर लाइफ फेज, उनके जीवन के बारे में ज्यादा नहीं बताते। बट द पेट्रोग्लिफ्स, किंतु पेट्रोग्लिफ्स के द्वारा, बट बाय द पेट्रोग्लिफ्स, GLYPHS, पेट्रोग्लिफ का मतलब ऐसी पेंटिंग जो कहीं भी बनाई जा सकती है, ओके। दीवाल हो, शुतुरमुर्ग का अंडा हो, कहीं भी, इवन शुतुरमुर्ग के अंडे या मुर्गी के अंडे, जो भी अंडे रहते थे जीव के, उनके अंडों पर भी पेंटिंग्स बनाने की कोशिश की। ऐसे भी शेल्स मिले हैं, खाली खोल अंडों के। पेट्रोग्लिफ का मतलब लिख लीजिए ब्रैकेट में, स्केचेस मेड ऑन एनी सरफेस, किसी भी सतह पर बनाया गया चित्र, उसको पेट्रोग्लिफ कहते हैं। आर गिविंग सम इंसाइट ऑन देयर लाइफ, उनके जीवन का कुछ पहलू बता देते हैं। आर गिविंग सम इंसाइट ऑन देयर लाइफ, उनके जीवन का कुछ पहलू बता देते हैं। बट, किंतु, मोस्ट ऑफ द पेट्रोग्लिफ्स वर डेवलप्ड ड्यूरिंग अपर पैलियोलिथिक पीरियड, किंतु अधिकतम पेट्रोग्लिफ उच्च पूरा पाषाण युग में बने। आर डेवलप्ड इन अपर पैलियोलिथिक पीरियड, उच्च पूरा पाषाण युग में बने। दैट मीन्स अभी भी हमको क्या नहीं पता लग पाया, पहला क्या था, शुरुआती पैलियोलिथिक एज क्या है, लोअर, फिर मिड, फिर अपर। हमें पेंटिंग्स मिली, ओके, हमें पेट्रोग्लिफ्स मिले, लेकिन वो पेट्रोग्लिफ्स कहाँ के मिले, पैलियोलिथिक के अपर एज के मिले, मतलब पैलियोलिथिक के लोअर एज के मिले, ओके। ये प्रॉब्लम मिली। हम बात कहाँ की कर रहे हैं हर बार, यहाँ की, और हम आ कहाँ जाते हैं, यहाँ कि यहाँ कोशिश तो करी लेकिन मिला यहाँ का, ओके। ये हुआ। दैट मीन्स यहाँ पेंटिंग नहीं होती थी, 2 लाख साल पहले केवल शिकार पे ध्यान रहता था। ये है इसका मीनिंग। द एथनोग्राफिक स्टडीज ऑफ मॉडर्न हंटर एंड गैदरर,
आधुनिक शिकारी संग्राहक की वंश विज्ञान अध्ययन, द एथनोग्राफिक स्टडीज ऑफ मॉडर्न हंटर गैदरर, आधुनिक शिकारी संग्राहक का वंश विज्ञान अध्ययन, कैन सप्लीमेंट द इंफॉर्मेशन, अधिक जानकारी दे सकता है, कैन सप्लीमेंट द इंफॉर्मेशन, अधिक जानकारी दे सकता है, फ्रॉम आर्कियोलॉजी, पुरातत्व द्वारा, फ्रॉम आर्कियोलॉजी, पुरातत्व द्वारा, कॉमा, ऑल्दो, हालांकि, कॉजन हैज टू बी एक्सरसाइज्ड, यह ध्यान रखना होगा, यह ध्यान रखने योग्य है, कॉशन हैज टू बी एक्सरसाइज्ड, यह ध्यान रखने योग्य है, वाइल ड्रॉइंग पैरेलल्स एंड कंक्लूजन, समानांतर और निष्कर्ष निकालते वक्त, वाइल ड्रॉइंग पैरेलल्स एंड कंक्लूजन, समानांतर और निष्कर्ष निकालते वक्त, फुल स्टॉप। समानांतर यानी पैरेलली हम उस टाइमलाइन के चल रहे हैं, फाइनली हम एक रिजल्ट निकाल रहे हैं, ये सब काम इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट कर रहे हैं। उस वक्त क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि केवल खुदाई से सारा मामला नहीं समझ में आएगा, खुदाई करने के बाद जो कंकाल मिले हैं उनको समय के साथ सेट करना पड़ेगा, और वो कंकाल कौन सा हथियार यूज़ करता था वो भी देखना पड़ेगा। सबको अरेंज किया जाएगा पैरेलली, तब समझ में आएगा कि सही वंशानुक्रम क्या था। ओके, तो ये काम हमारा नहीं, हमारा काम सिर्फ आंसर लिखने का है, हमने उनके ऊपर छोड़ दिया कि ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा हो जाएगा। ओके, हमें तो सॉल्यूशन देना ना, समस्या का समाधान देना होता है कलेक्टर को, खुद ही समस्या में नहीं उलझना है कि दूसरे कलेक्टर की ज़रूरत पड़ जाए। ठीक, डन।